और आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 11 का टर्न है अब। If a sentence starts with never, neither, hardly, scarcely, rarely, barely, only, etc. We apply रूल ऑफ इन्वर्जन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, ओके। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में बारिश हो रही है शिव। बारिश की वजह से फिर सारा सिस्टम थोड़ा लेट हो जाता है। आ जाइए। सो वी अप्लाई द रूल ऑफ इन्वर्जन। और रूल ऑफ इन्वर्जन का क्या मतलब है? हेल्पिंग वर्ब comes before the subject. Helping verb comes before the subject. क्या मतलब है इसका? आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have never visited that beach. I have never visited that beach. Never, या हैव हटा दो अभी। I never visited that beach. अब अगर मैं सेंटेंस को नेवर से शुरू कर लूं तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? नेवर डिड आई विजिट, नेवर डिड आई विजिट दैट बीच, नेवर डिड आई विजिट दैट बीच। अब यहां पे ये दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। पहला वाला जो सेंटेंस है डेफिनेटली वो जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ही बेस्ड है, आप खुद ही देख रहे हो उसे। तो यहाँ पे आई के बाद वही बात है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बीच में जो आपका एडवर्ब है वो सैंडविच हो गया। आई नेवर विजिटेड दैट बीच, मैंने वो बीच कभी नहीं देखा। नेवर डिड आई विजिट दैट बीच, जब हम नेवर से शुरुआत कर रहे हैं तो रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई हो जा रहा है। डिड जो है हेल्पिंग वर्ब इस पर्टिकुलर टेंस का, क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड, वो पहले आ गया नेवर डिड और उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट, नेवर डिड आई विजिट दैट बीच, राइट। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। अब रूल ऑफ इन्वर्जन ये टर्म क्यों इस्तेमाल होता है भाई? ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इन जनरल हम क्या अप्लाई करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप पहले सब्जेक्ट लिखते हो और उसके बाद लिखते हो वर्ब, और जाहिर तौर पे वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है ना, तभी तो मेन वर्ब आएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या? जब हमने उनकी पोजीशन को स्वैप कर दिया, अब आपका एचवी हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, नेवर डिड आई विजिट दैट बीच, ठीक है ना। अब ऐसे ही मान लो सेंटेंस आ जाए, हार्डली शी गोज टू स्कूल, हार्डली शी गोज टू स्कूल। अब अगर ये सेंटेंस आपको दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। यहाँ पे हार्डली से शुरू करके फिर आप सब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, हार्डली शी गोज टू स्कूल, क्या हो जाएगा? हार्डली और उसके बाद क्या लगाओगे आप? शी गोज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डज। हार्डली डज शी, अब इन्वर्जन हो गया, हार्डली डज शी गो टू स्कूल, हार्डली डज शी गो टू स्कूल। और ये जो नीचे वाला सेंटेंस है दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट। नहीं अदिति, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमेशा, ठीक है। तो रूल ऑफ इन्वर्जन सभी को क्लियर हो गया? अब देखो ये हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, नॉट ओनली, नो सूनर, इन तरह के साथ हमेशा ही रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होता है।
ठीक है ना, इनके साथ हमेशा ही रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होता है और ये पेपर में भी बार बार आते हैं, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दिए जाते हैं, रिडक्शन में भी दिए जाते हैं। अब जैसे सेंटेंस लिखा जाए, हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन द बेल रैंग, हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम द बेल रैंग व्हेन द बेल रैंग। तो एक तो बात यहां पे ये हो गई कि हार्डली और व्हेन की जोड़ी बनती है और बार बार इनसे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो लोग प्रैक्टिस बैच में हैं, आप देख रहे हैं सीजीएल हमने पहले किया, इस समय मैं भी सीएचएसएल के क्वेश्चन सेट्स प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो हर जगह पे आपको इन तरह के सेंटेंसेस नजर आते हैं। ये इंप्रूवमेंट में पूछ सकते हैं, रिडक्शन में पूछ सकते हैं, व्हेन की जगह पे वो देन दे देंगे, ठीक है ना। और दूसरा एरर देने का तरीका क्या है कि हैड शी एंटर्ड को वो लिख देते हैं क्या, शी हैड एंटर्ड। तो आपको पता है कि जब आप हार्डली से शुरुआत कर रहे हो तो रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा, और इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो ये जो है शी हैड एंटर्ड, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ये है रूल ऑफ इन्वर्जन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ इन्वर्जन। तनुज क्या हेल्प चाहिए? ओके निर्भय, सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, डोंट वरी। हीरो चेक कर लो अपलोड हुआ है कि नहीं, क्लास के बाद अपलोड हो चुका है। नोट कर लिया सभी ने रूल ऑफ इन्वर्जन? इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नेवर, नीदर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली, ओनली, नो सूनर, एटसेट्रा, वी अप्लाई द रूल ऑफ इन्वर्जन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ इन्वर्जन? हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। एग्जांपल आपके नीचे लिखे हैं। पहले वाले सेंटेंस में दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। आई नेवर विजिटेड दैट बीच एंड नेवर डिड आई विजिट दैट बीच। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड द सेम आइडिया। एक ही विचार को लिखने के दो तरीके। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में स्ट्रक्चर गड़बड़ है। हार्डली शी गोज टू स्कूल लिखा है जो, वो उसको हमें क्या लिखना चाहिए, हार्डली डज शी गो टू स्कूल, बिकॉज आप हार्डली से शुरुआत कर रहे हैं, रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा। और जो ऊपर आपने एग्जांपल देखा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, हार्डली के साथ व्हेन की जोड़ी बनती है, ध्यान रखिए। पेपर में दैन या देन, THAN, कभी THEN ये लगा के दे देते हैं, तो वो गलत है। और दूसरी बात की रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा तो अगर इसके बाद हार्डली के बाद अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा है, शी हैड एंटर्ड, ही हैड एंटर्ड, तो वो गलत होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 12 की तरफ। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स seldom, never, nowhere, nothing, hardly, scarcely, rarely, barely, ये चारों वर्ड याद कर लो एकदम दिमाग में। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब क्या हैं, नेगेटिव ही हैं। एटसेट्रा आर नॉट यूज्ड विद अदर नेगेटिव वर्ड्स। इनके ऊपर भी हमें पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर सेंटेंस के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें कोई और नेगेटिव शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ऑलरेडी नेगेटिव हैं, और दूसरा भी अगर नेगेटिव लगाओगे तो दो नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पूरी बात को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जैसे आप सेंटेंस लिखो इस तरीके से कि भाई शी रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, शी रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि एक तो रेयरली लगा हुआ है और दूसरा क्या है, नोबडी का इस्तेमाल हो गया। तो आप इसको करेक्ट कैसे करोगे? ये स्ट्रक्चर हो गया गलत। शी रेयरली वेंट टू मीट, अब एनीबडी की जगह, नोबडी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एनीबडी। शी रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी। अब जाकर के सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया। ऐसे ही कहा जाए, यू हार्डली नो नथिंग अबाउट मी, यू हार्डली नो नथिंग अबाउट मी। अब यहाँ पे भी क्या दिक्कत है, एक तो हार्डली लगा दिया, जैसे यहाँ रेयरली था और नोबडी था, वैसे ही आपने इधर भी हार्डली और फिर नथिंग लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर गलत। सही कैसे करोगे भाई? यू हार्डली नो एनीथिंग अबाउट मी, यू हार्डली नो एनीथिंग अबाउट मी। नोट कर लीजिए, ये भी कॉमन सेंस का ही पॉइंट है जो दिमाग में रखना है हमें। विजेंद्र, इसी में से समय निकालना पड़ेगा भाई। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है क्लासेस की और सिर्फ क्लासेस अटेंड हो रही हैं तो जाहिर तौर पर उतना फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे वो मैथ्स में है, इंग्लिश में है, आपके जीएस के सब्जेक्ट्स में है, रीजनिंग में है, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। अब मैं बस इसमें इतना सुझाव दे सकता हूँ कि आप जो है डेट जो है वो डिवाइड कर लो कि भाई अगर मेरे पास 4 एरियाज हैं तो मैं जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है वो इवन डेज पे देखूंगा, और जो इंग्लिश है और जीएस है उसे ऑड डेज पे देखूंगा। तो इस तरीके से जो है हर हफ्ते आपकी 3-3 दिन जो है सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर जो संडे हो आपके पास, संडे में आप कंप्लीट रिवीजन कर लें। तो ये सलाह सभी के लिए भी है कि भाई देखो, हमारे पास एग्जाम्स में देयर आर 4 एरियाज एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हर स्टूडेंट का किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा रुझान होता है। अब किसी को मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो वो मैथ तो कर रहा है, लेकिन जीएस, इंग्लिश, बाकी एरिया उसके, मैथ अच्छी तो रीजनिंग तो कर ही लेगा। रीजनिंग कोई इतना मुश्किल एरिया नहीं है अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करें तो।
किसी को इंग्लिश अच्छी लग रही है तो उसका मैथ्स छूट रहा है, तो आपको ये बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको पता है कि टियर 1 क्लियर करने के बाद ही टियर 2 करने का मौका मिलेगा, और जाहिर तौर पे इंग्लिश और मैथ्स का हमेशा से इंपॉर्टेंस है। भाई आप देख रहे हो कि सीजीएल में टियर 2 में कोई और एरिया ही नहीं है, यही दोनों पेपर हैं 200 नंबर के, तो वो बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स पढ़ रहे हो आप और जीएस, भाई नंबर हमें स्कोर करना है टियर 1 में भी, और वहाँ पे जीएस पढ़ना पड़ेगा। उस 25 क्वेश्चन के लिए, उस 50 नंबर के लिए आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जाहिर तौर पे सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, स्पीडोमीटर है, फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी आपके साइंस के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, और उनकी नोट मेकिंग करते जाओ साथ ही साथ। एक स्मार्ट बच्चे की तरह हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो अब आपको वो पता है कि आपका कौन सा एरिया बेहतर है, कौन सा एरिया कमजोर है, और जब बिल्कुल एग्जाम पास में है, हमारे पास लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है हार्डली, तो उस बीच में आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई मेरे टारगेट एरियाज क्या हैं, कहाँ पे मेरी पकड़ कमजोर है, कहाँ मुझे मेहनत करनी है, ठीक है ना। क्योंकि वही बात है कि प्री और मेंस के बीच में फिर आपको समय मिलेगा, लेकिन प्री अगर क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर इस साल का जो सीजीएल का अटेम्प्ट है वो आपका बेकार चला जाएगा। ये बात सभी के लिए है, एक डिसिप्लिन पैटर्न में हम पढ़ाई करें, ठीक है। और लाइव क्लास देख रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, आइए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गुलाम, एग्जाम तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, कल आपका एडवर्ब चैप्टर पूरा हो जाएगा। और मान लो अगर आप लोग चाहोगे तो जैसे सैटरडे संडे है हमारे पास, तो जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक हैं, जैसे क्लोज टेस्ट है, और जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो कि सर क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई क्लोज टेस्ट जैसे मान लो इसी सैटरडे को मैंने वीडियो डलवा दी, क्लोज टेस्ट का टॉपिक, उसमें क्योंकि ज्ञान देना है, आपको सुनना ही है, तो आप जो है उससे भी कर सकते हो। वो हैंड आउट भी बना हुआ है जो बैच में दिया जाता है, उसको डिस्कस करना है, तो लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो जाहिर तौर पर आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं सैटरडे को क्लोज टेस्ट का जो ज्ञान है और प्लस उसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिस्कशन है, वो पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा और वीडियो भी अपलोड करा दूंगा। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ बिल्कुल, चलो डन है, फिर ये काम कर लेंगे हम। तो उससे आपको आसानी रहेगी ना कि भाई एक टॉपिक हमें डराता है, ग्रामर तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ा टॉपिक है क्लोज टेस्ट का, बिकॉज आपको पता है अभी जो लोग प्रैक्टिस बैच में वो देख ही रहे हैं कि 50 नंबर में से 10 नंबर क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना, 10 नंबर क्लोज टेस्ट है। और मैं इस बीच में अपने चैनल पे भी कुछ वीडियो जो है प्रैक्टिस बैच के डाल दूंगा, ठीक है ना, सैटरडे संडे में। चलो ओके, फिर ये करवा देता हूँ मैं, कल की क्लास होने के बाद फिर मैं अपलोड करवा दूंगा। अभी मैंने जो आपका पुराना जो इंग्लिश स्पेशल 10 बैच, उनमें मैंने ऐसे ही किया, अभी 2 दिन मैंने उनकी क्लासेस आप रखी हैं, उनको 7 वीडियोस थे आरसी के। अब आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन को मिला करके और ज्ञान को मिला करके 10 घंटे का वीडियो मेरा आरसी का है, तो वो मैंने अपलोड करा दिया। बच्चे का हाँ सर बिल्कुल अपलोड करा दो, हमें सुनना ही है, स्पीडोमीटर बढ़ा करके सुन लेंगे। क्लास में जाएंगे तो 7 दिन का मतलब वो आपका 1.5 हफ्ता खसक जाएगा, तो उसको खिसकाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये करवा दूंगा। आरसी बैच का ड्यूरेशन करीब 60 घंटे का होता है लगभग, शिवम। अच्छा आ जाओ, पढ़ लो अभी। सर ऑफलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है, बनीता क्या प्रॉब्लम हो रही है ऑफलाइन में? अब आगे अगला है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 13। कॉन्सेप्ट नंबर 13 ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर के है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर के है। शिव बहुत फायदा मिलता है बच्चे, हाँ आरसी बैच का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखो अभी क्या कमेंट आ रहा है सभी का कि सर क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है, तो वो टॉपिक मैंने पहले भी बताया है कि आपके पेपर का 45 से 50% सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, मेंस में भी है और प्री में भी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंग्रेजी में समझ आपकी कमजोर है और आप समझ नहीं पाते हैं जो लिखा हुआ है, तो जाहिर तौर पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब आप खुद ही देखो, जो हमारा अभी पैराजम्बल का टॉपिक शुरू हुआ है और दूसरे हैंडआउट में मैंने 35 क्वेश्चन दिए, अभी इसके बाद करीब 4 हैंडआउट, मिनिमम 4 हैंडआउट और है। पहले हैंडआउट में करीब 20 के करीब क्वेश्चन, तो 55 क्वेश्चन तो हो गए पहले ही। और इसमें सीजीएल का, ये स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, ये हर तरह के क्वेश्चन, इसमें पहला और छठा फिक्स है, वो सब हम कर रहे हैं। एनडीए सीरीज उसमें मिक्स है। अब इसके बाद जो अगला हैंडआउट होगा पैराजम्बल का, उसमें सिर्फ हम प्री के क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल प्री के, फिर उसके बाद मेंस के क्वेश्चन, उसके बाद फिर बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन और फिर मैनेजमेंट लेवल के क्वेश्चन। अब जो बच्चा एक टॉपिक पे 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, उसके लिए एसएससी के किसी भी एग्जाम के जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं होंगे। अब मैं इंग्लिश स्पेशल में डेफिनेटली सारे टॉपिक कराता हूं, लेकिन भैया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड होंगे ना, आपको जरूरत भी नहीं है उतनी की। लेकिन अगर वो कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बोला तो मेरा फर्ज है कि मैं बच्चे को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर के मैनेजमेंट के लेवल तक जाऊं, उसमें हर तरह के बच्चे होते भी इसीलिए, तो ये उसका फायदा मिलता है आपको कॉम्प्रिहेंशन बैच का। बाकी इंग्लिश स्पेशल में तो मैं सारे टॉपिक कराता ही हूं, लेकिन अब ये है कि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बैच में जो होंगे उसका करीब 30% आपको इंग्लिश स्पेशल में मिलेगा। पैराजम्बल जो है मैंने कुछ 60-65 क्वेश्चन कराए हैं इंग्लिश स्पेशल में, और वहां पे कितने हैं 250, 270, 80 इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, तो ये फर्क हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन बैच और इंग्लिश स्पेशल में। आ जाओ अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एक पैटर्न है जो आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमें किस तरीके से यूज करना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां पे प्लेस करना है। देखो जैसे कहा जाए कि भाई शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज नेवर लेट, शी वॉज नेवर लेट फॉर द मीटिंग। I have often told you, I have often told you to revise your previous classes. I have often told you to revise your previous classes. अब आप देखो यहां पे ऑलवेज आ गया, यहां पे मैंने नेवर लगाया है और यहां पे ऑफन लगाया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेवर का मतलब कभी नहीं होता है और जाहिर तौर पे ये एक नेगेटिव सेंस आपको देता है और इसलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन में डाल लेते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑलवेज का ऑपोजिट हो जाता है एक तरीके से नेवर। ऑलवेज का क्या मतलब है? हमेशा, और नेवर का मतलब है कभी नहीं, राइट? तो ये इसीलिए हम इनको एक बार फॉर दैट सेक हमने इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी जो है एड्रेस कर लिया। लेकिन यहाँ पे पैटर्न आपको क्या दिख रहा है कि ऑलवेज जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, नेवर जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आ रहा, वो वॉच के बाद आ रहा है। और तीसरे केस में आपने क्या देखा कि ऑफन अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ऑफन की प्लेसमेंट कहाँ पे है? इसकी प्लेसमेंट है हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और टोल्ड क्या है? मेन वर्ब है। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सैंडविच हो गया है। तो अब यहाँ से हम क्या मोटे मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि जो एडवर्ब में क्वेश्चन आएंगे वो एडवर्ब की प्लेसमेंट को लेके आएंगे कि एडवर्ब लगाया कहाँ जाए। अब पेपर में कैसे दे देंगे वो शी नेवर वॉज लेट, तो आपको पता है कुछ तो
मतलब बोलते ही आपको पता लग जाएगा कि इसकी प्लेसमेंट गड़बड़ है, नेवर तो आज के बाद होना चाहिए। लेकिन अब ये जो फीलिंग है उसी को हम एक फॉर्मूले के तौर पे दिमाग में डाल रहे हैं कि जो हमारे इंडेफिनिट टेंसेस हैं, ध्यान से सुनिए, दो इंडेफिनिट टेंसेस हैं इन जनरल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, कम्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे अगर आपने केम कहा होता तो भी वहीं पे आता है ना, शी ऑलवेज केम ऑन टाइम, शी केम ऑलवेज ऑन टाइम तो हम कहते नहीं, और शी ऑलवेज केम ऑन टाइम, केम क्या हो जाता? V2 हो जाता, कौन सा टेंस हो जाता? पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, राइट। तो इंडेफिनिट टेंसेस में मोटे मोटे तौर पे हमने दिमाग में क्या डाल लिया कि इंडेफिनिट टेंसेस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था यहाँ पे क्या देख रहे हो? अब आपके पास बी फॉर्म का वर्ब आ गया, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस में डेफिनेटली बी फॉर्म के वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो अगर बी फॉर्म का वर्ब है तो आपको नजर क्या आता है कि वो जो एडवर्ब होगा वो हमेशा बी फॉर्म के बाद ही आएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे शी नेवर वाज लेट हम नहीं कह सकते, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही ऑलवेज इज हैप्पी नहीं बोलेंगे, ही इज ऑलवेज हैप्पी, तो इज के बाद ही आ रहा है, तो बी फॉर्म के बाद आप लिखोगे एडवर्ब, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। और तीसरे सेंटेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स आर प्रोवाइडेड देन आइडियली, मतलब इन जनरल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी सैंडविच्ड बिटवीन देम। तो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो जो एडवर्ब है वो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सैंडविच होना चाहिए, मतलब बीच में आ जाना चाहिए। तो अब अगर पेपर में मान लो ऐसे दे दिया जाए आई ऑफन हैव टोल्ड यू, तो वहां पे ऑफन की प्लेसमेंट में गड़बड़ है, आपको क्या बोलना चाहिए? आई हैव ऑफन टोल्ड यू, इसको नोट कर लीजिए। और अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे पहुंच रहे हैं और वो है हमारा मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। पूजा मैं फिर फ्रेश मैच लेके नहीं आऊंगा, अगर डिमांड रहेगी, जैसे है डिमांड लगातार बच्चों की, तो मैं फिर से वीओडी निकाल दूंगा, उसकी फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी लाइव क्लास से, तो सारी वीडियोस आपको फिर मिल जाएंगी सीजीएल का प्रैक्टिस बैच। फरवरी के स्टार्ट में मैं वीओडी निकाल दूंगा क्योंकि मार्च में पेपर होगा, तो आपके पास सारे वीडियोस होंगे और सारा पेपर भी होगा आपके पास, तो आप ये सीख लोगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। यानी लगना कहीं और चाहिए मॉडिफायर, लेकिन लगा कहीं और है, तो वही क्या हो जाएगा? मिसप्लेस्ड। पहला सेंटेंस, यू ओनली हैव 2 hours टू कंप्लीट दिस टास्क, यू ओनली हैव 2 hours टू कंप्लीट दिस टास्क। He just wants to take one class. He just wants to take one class. This car nearly costs 20 lakhs. अब यहां पे इन सेंटेंसेस में मैं अगर आपको पूछूं कि कोई दिक्कत आपको नजर आ रही है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? गुलाम ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छी बात। जो हाई फ्रीक्वेंसी है उन्हीं से जुड़े हुए मैं शेयर कर रहा हूं सेंटेंसेस और एग्जांपल के साथ। आ जाओ यहां पे, यू ओनली हैव 2 hours टू कंप्लीट दिस टास्क। यहां पे प्रॉब्लम कौन से वर्ड में है? ओनली की प्लेसमेंट में है, ओनली हैव से पहले नहीं, टू से पहले लगा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, ओनली शब्द बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, अभी मैं ओनली के बारे में भी कुछ सेंटेंसेस यहां पे लिखूंगा। ओनली जिस शब्द के पहले लगता है उसको लिमिट कर देता है, एक्चुअली क्या कहा मैंने? ओनली जिस शब्द के पहले लगता है उसको लिमिट कर देता है, यानी उसके अलावा कुछ और नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओनली जो वर्ड है ये किस पीओएस यानी किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लगा हुआ है। क्या मेरा फोकस वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है या कुछ और है? तो अब जैसे आप सेंटेंस में देखो तो यू ओनली हैव 2 hours, अगर मैं आपको पूछूं यहां पे हैव किस तरह का वर्ब है, तो आई थिंक आप सभी बिल्कुल ही सही जवाब देंगे कि सर यहां पे हैव जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब ऑफ पोजीशन है। क्यों मेन वर्ब है भाई? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब आया नहीं है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे मेन वर्ब है, हैव का मतलब रखना। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि यू ओनली हैव 2 hours, यानी ऐसा लग रहा है कि इस आदमी के पास कुछ और नहीं है, सिर्फ है 2 घंटे, न घर है, न मकान है, न कपड़े हैं, न खाना है, सिर्फ है 2 घंटे, और कुछ भी नहीं रखता, ये सिर्फ रखता है। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा मतलब डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने ओनली को अब 2 के पहले लगाया तो हमें क्या समझ में आया कि यू हैव ओनली 2 hours, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। ये सिर्फ ये ओनली रखने के लिए नहीं था, ये घंटे के लिए था, और इसीलिए हम यहां पे ओनली को किसके पहले लगाएंगे? 2 के पहले, कि यू हैव ओनली 2 hours टू कंप्लीट दिस टास्क। तुम्हारे पास है क्या है? सिर्फ 2 घंटे इस वाले काम को पूरा करने के लिए। तो एक्चुअली मिसप्लेस्ड मॉडिफायर से क्वेश्चन सीधे जाते हैं, बिकॉज़ बोलचाल की इंग्लिश में हम कई बार उलट-पलट कर देते हैं, लगाना कहीं और है, लगा के कहीं और दे देते हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम किस पर्टिकुलर शब्द को मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसीलिए एडवर्ब के जितने कानून हमने अभी तक सीखे हैं वो सब एक तरफ, लेकिन एक मोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है कि एडवर्ब हमेशा उस शब्द के जितना पास हो सके उतना पास लगाना चाहिए जिस शब्द को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड as near as possible to the word which it intended to modify। जिस शब्द को वो मॉडिफाई करना चाहता है उसके जितना पास हो सके उतना लगाओ। अगर आप उसके साथ नहीं लगाओगे, कहीं और लगाओगे, तो वो पूरे पूरे मतलब को डिस्टॉर्ट कर देगा। अब यहां पे देखो आप, he just wants to take one class, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, जस्ट यहां पे नहीं लगेगा, कहां पे लगेगा? 1 के पहले लगेगा। he wants to take just 1 class, वो लेना चाहता है सिर्फ एक क्लास, जस्ट एक क्लास उसके लिए। जस्ट wants का क्या मतलब है भाई? तो जस्ट wants के लिए नहीं लगा है, 1 के लिए लगा हुआ है। दिस कार नियरली कॉस्ट 20 lakhs। अब यहां पे ये जो नियरली शब्द लगा ये कॉस्ट के लिए थोड़ी है, ये 20 lakhs के लिए है। तो अगेन यहां से उठ करके यहां पे आ जाएगा कि दिस कार कॉस्ट्स नियरली 20 lakhs, 20 लाख के आसपास इस कार की कीमत है। तो 20 लाख के आसपास के लिए वर्ड चाहिए। आसपास जो है वो कॉस्ट के लिए नहीं चाहिए, कॉस्ट होती, कॉस्ट के आसपास क्या, लेकिन कॉस्ट जितनी है उस नंबर के आसपास की, 20 लाख के आसपास की कार है, यानी प्लस माइनस 30,000 50,000 इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये क्या है?
ये आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि देखो मिसप्लेस्ड हमने वर्ड का एग्जांपल अभी तक लिया है, मिसप्लेस्ड वर्ड का एग्जांपल लिया है, हमारे पास मिसप्लेस्ड फ्रेज भी होते हैं और मिसप्लेस्ड क्लॉज भी होते हैं। तो आ जाइए अब हम इसको डिफाइन कर लें। सबसे पहले ये सभी को समझ में आ गया? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? देखो एडजेक्टिव एडवर्ब चैप्टर ना, ये मॉडिफायर हैं, ये मॉडिफाई करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं सेंटेंस की, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो इनकी समझ के बाद आपकी अंग्रेजी की समझ में सुंदरता आ जाती है। आपको पता लगता है कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा, जहां पे जो शब्द लगा रहा हूं समझूंगा मैं किसके लिए लगा रहा हूं। तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन मॉडिफायर्स, इसमें एडीजे एंड एडीवी दोनों आ जाएंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब। व्हेन मॉडिफायर्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब या और एडवर्ब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस है, जहां उनको होना चाहिए वहां पे नहीं है। व्हेन मॉडिफायर्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर आउट ऑफ प्लेस, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। टू फार अवे, टू फार अवे फ्रॉम द वर्ड दे मॉडिफाई, आउट ऑफ प्लेस का मतलब ये कि भाई जिस शब्द को मॉडिफाई करना है अगर उससे ज्यादा दूर हैं, द सेंटेंस विल बी, द सेंटेंस विल बी awkward and confusing, sentence will be awkward and confusing, got the point? तो भाई मतलब ही कुछ और निकल जाएगा। अब यहां पे हमें दूसरी बात क्या समझ में आएगी, misplaced modifiers, misplaced modifiers may be, misplaced modifiers may be a single word, phrase और clause, कुछ भी हो सकता है। तो आप जनरली वर्ड तक ही देखते हैं, फ्रेज और क्लॉज आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन मेरे साथ मिलेगा क्योंकि हमारे टॉपिक में नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो आइए अब जरा इनके एग्जांपल को ले लेते हैं। माई सिस्टर ओनली हैज टू कार्स, ये हम मिसप्लेस्ड वर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपको पता है कि इसका करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा कि माई सिस्टर हैज ओनली टू कार्स। ये किसका एग्जांपल हो गया? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिसप्लेस्ड वर्ड। यहां पे एक शब्द ओनली की प्लेसमेंट सही नहीं थी, ये हैज के पहले आया था जो कि मेन वर्ड था, हमने उठा करके इसको टू के पहले कर दिया और अब जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चल रहे हैं नाउ वी आर गोइंग टू मूव व्हिच पर्टिकुलर पार्ट, मिसप्लेस्ड फ्रेज, मिसप्लेस्ड फ्रेज। कार में एस क्यों गुलाम पूछ रहे हैं भाई साहब? दो है तो कार सी होगा ना, कि एक दो कार होगा, टू कार, कैसे कैसे सवाल पूछते हो भाई हैं? जब दो कार हैं तो दो कार के लिए कार शब्द को प्लूरल करोगे कि नहीं करोगे? चलिए मिसप्लेस्ड फ्रेज देख लेते हैं। द लिटिल बॉय स्क्रीम्ड एट हिज, द लिटिल बॉय स्क्रीम्ड at the library at his father, the little boy screamed at the library at his father। अब आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा जो है वो लाइब्रेरी पे थोड़ी चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो छोटा बच्चा है अपने पापा के ऊपर चिल्ला रहा है, मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं, कर रहा है कुछ। तो अब यहाँ पे क्या है, एट द लाइब्रेरी और एट हिज फादर, ये दोनों फ्रेज हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट जो है वो सही नहीं है। जिसके ऊपर चिल्लाएगा वो स्क्रीन का तुरंत बाद आएगा, वो लाइब्रेरी पे नहीं चिल्ला रहा है, लाइब्रेरी चिल्लाने की और पूरे एक्शन की जगह है एक्चुअली, जहाँ पे पूरा सीन क्रिएट हो रहा है, चिल्ला तो अपने पिताजी पे रहा है। तो आप इसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं? एट द लाइब्रेरी, एट द लाइब्रेरी इसको पहले लेते आओ इस फ्रेज को, ये एडवर्बियल फ्रेज आप प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस था ना, फ्रेज आ गया तो हम एडवर्बियल फ्रेज बोल लेंगे। एट द लाइब्रेरी द लिटिल बॉय स्क्रीम्ड एट हिज फादर। अब जाकर के ये कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर बना है। शिव जो आपका कंफ्यूजन है भाई उसमें तो बहुत क्लैरिटी है ना, ही हैज और शी हैज लगता है, ही हैव का इस्तेमाल तो नहीं करते आप, वहीं पे आई हैव, दे हैव, यू हैव। चलिए तो थर्ड पर्सन के साथ हैज का इस्तेमाल, ये बात सभी को क्लियर हो गई। और अब हम चल रहे हैं मिसप्लेस्ड क्लॉज की तरफ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस, शी हेल्ड द टिकट टाइटली इन हर हैंड दैट माई फ्रेंड गेव हर। तो लास्ट में भी लिख सकते हो एट द लाइब्रेरी, आप ऐसे भी लिख सकते हो लिटिल बॉय स्क्रीम्ड एट हिज फादर एट द लाइब्रेरी, बट ये ज्यादा खूबसूरत स्ट्रक्चर है कि हम एट द लाइब्रेरी को पहले लेके आए। सुजीत क्लियर होगी बात?
निर्भय को भी क्लियर हो गई। तो दोनों हो सकता है। देखो इंग्लिश में क्या है ना, कभी एरर डिटेक्शन सिर्फ एसएससी में से एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, और पहले तो ये भी लिख देते थे कि अगर पंक्चुएशन में कोई एरर है तो उसको नजरअंदाज कर लीजिए। लेकिन अगर आप पुराने पेपर, जब ग्रामर के क्वेश्चन आया करते थे मैनेजमेंट एग्जाम्स में या बैंकिंग में हो सकता है आए, तो वहाँ पे 4 से 5 पैरामीटर पे वो एरर को चेक करते थे। वो पूछते थे कि भाई ग्रामेटिकल एरर, पंक्चुएशन बेस्ड एरर, यूसेज बेस्ड एरर, व्हिच वन इज मोर अप्रोप्रिएट। कई बार 2 स्ट्रक्चर सही होते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा है। तो अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सही है कि द लिटिल बॉय स्क्रीम्ड एट हिज फादर एट द लाइब्रेरी एंड एट द लाइब्रेरी कॉमा द लिटिल बॉय स्क्रीम्ड एट हिज फादर, बट व्हिच वन इज मोर अप्रोप्रिएट, ज्यादा बेहतर कौन सा है, तो जो यहाँ पे लिखा है वो ज्यादा बेहतर है। वो गलत नहीं है लेकिन बेहतर ज्यादा ये है, तो जो ज्यादा बेहतर है मैंने वही लिखा है यहाँ पे, व्हिच वन इज मोर अप्रोप्रिएट। अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। कल इन पे पहले इन पे मैं खूब सारा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तब हम डाउट पे आएंगे। वेरी गुड प्रियरंजन, बिल्कुल ही सही। शी हेल्ड द टिकट कैसे करोगे इसको। शिव जनरली जो शुरुआती पार्ट है उसी के आधार पे हम सेंटेंस के बाद के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देख लीजिए, अभी सेंटेंस में सबसे पहले दिक्कत को समझ लीजिए कि क्या है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। शी हेल्ड द टिकट टाइटली इन हर हैंड दैट माय फ्रेंड गेव हर। दैट माय फ्रेंड गेव हर, आप लोग पहले से ज्ञानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दैट माय फ्रेंड गेव हर किस तरह का क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि ये मिसप्लेस्ड क्लॉज की केसेस कर रहे हैं हम। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इट इज। वेरी गुड शिव, दैट इज द एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है भाई, अपने से पहले आए हुए नाउन को क्वालिफाई करता है। कौन सा नाउन आया हुआ है, हर हैंड। तो अब जरा इस सेंटेंस का मतलब निकाल के देखो कि शी हेल्ड द टिकट टाइटली इन हर हैंड, उसने टिकट को टाइटली पकड़ रखा था अपने हाथ में। कौन से हाथ में, उस हाथ को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस क्लॉज के जरिए, दैट माय फ्रेंड गेव हर, यानी उसका वो अपना हाथ नहीं था, मेरे दोस्त ने उसे जो हाथ दिया था ना, उस वाले हाथ में उसने टिकट पकड़ रखा था बहुत ही टाइटली। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो अगर हमें टुकड़े तोड़ने नहीं आते, हम फ्रेज क्लॉज नहीं समझते। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने वो जमीनी मेहनत क्यों करी थी। इसीलिए की थी कि आज जब आप हैं तो आप बिल्कुल ही देखो सब एडजेक्टिव क्लॉज आंसर कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है सब देख करके कि आपको भी खुशी होती होगी जब मैं पहचान लेता हूं। और तभी समझ में आएगा कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये हाथ के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया हुआ है, टिकट के लिए। दोस्त टिकट देगा ना कि हाथ काट के देगा अपना। तो अब आपको तुरंत समझ में आ गया कि हमें इसको प्लेस कहां पे करना है, कहां पे करना है भाई। शी हेल्ड द टिकट दैट माय फ्रेंड गेव मी, सॉरी गेव मी नहीं, गेव हर, tightly in her hand. She held the ticket that my friend gave her tightly in her hand. She kept all her medicine. She kept all her medicine in the medicine box, that had been prescribed to her. अब इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है। She kept all her medicine in the medicine box that had been prescribed to her. कहां पे लगाएंगे हम। वेरी गुड साहिल, साहिल का जवाब आ गया। बाकी लोग भी जवाब दे दीजिए फटाफट। अंग्रेजी की गणित सीख रहे हैं आप। अदिति भी सही हैं, हिमांशु भी सही हैं, बहुत अच्छे। प्रियरंजन, शुभम, शिव, एक्सीलेंट। दीपक, सुजीत, देखो सभी ने पकड़ लिया, सभी ने पकड़ लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई दैट हैड बीन प्रेस्क्राइब टू हर, ये यहाँ पे मिसप्लेस्ड क्लॉज है। उसको मेडिसिन बॉक्स नहीं प्रेस्क्राइब किया जाएगा, उसको दवाएं प्रेस्क्राइब की जाएंगी। हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें दवाएं लिखते हैं। तो ये दैट हैड बीन प्रेस्क्राइब टू हर यहां से उठ करके कहां पे आ जाएगा, मेडिसिन के तुरंत बाद। और सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि शी केप्ट all her medicine that had been prescribed to her in the medicine box. ठीक है, चलो। तो ये था करेक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, कल आपने देखा होगा मैंने जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, कल मैंने अपनी एक स्टूडेंट जिसने कल एक रिव्यू लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसे अभी तक चीज़ें याद हैं। उसको पढ़ा होगा आपने। और मैं उस स्टूडेंट के बारे में बता दूं, क्या नाम था उनका, हाँ अदिति, राइट, अदिति वाधवा।